एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 371 नियो की जीवन और पवित्र तत्व की अवधारणाएं। स्फिंक्स का जाल। नियो ने अपने माता पिता के पुनर्जन्म को देखा। इस दृश्य ने उसके खून को जमा दिया। उसकी छाती में जकड़न हो गई और एक पल के लिए सांस लेना भी एक कठिन प्रयास जैसा लगा। मीरा और जॉर्ज, वे लोग जिन्होंने मिनोटॉर के खिलाफ मेरी लड़ाई को स्ट्रीम किया। इस एहसास ने एक भावना को महसूस कराया, डर। अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता। नियो ने मिनोटॉर को हरा दिया था, जिसके कारण मिनोटॉर की भूल भुलैया के ऊपर एक टाइगर रैंक वाली खिड़की खुल गई थी। खिड़की ने एक मिथिक रैंक नेक्रोमेंसर को फंसा लिया था। मूल समय रेखा में, जहां नियो मौजूद नहीं था, टाइगर रैंक वाली खिड़की कुछ साल बाद खुल गई होगी। नेक्रोमेंसर उभर आया होगा। उसने कुछ लोगों का अपहरण कर लिया होगा। मीरा और जॉर्ज, नियो के माता पिता के पुनर्जन्म, उनमें से थे। नेक्रोमेंसर ने उनका उपयोग उस स्पिरिट सीड को खिलाने के लिए किया होगा जिसे वह पाल रहा था। उपन्यास में जॉर्ज का भाग्य नेक्रोमेंसर के हाथों एक क्रूर मौत थी। उसे, अन्य लोगों की तरह, महीनों तक प्रताड़ित किया गया ताकि स्पिरिट सीड को बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं मिल सकें। दर्दनाक अनुभव ने मीरा को अपने गॉड ब्लड को जगाने की अनुमति दी होगी। उसकी जागृति ने उसे नेक्रोमेंसर से स्पिरिट सीड का नियंत्रण छीनने और उसे मारने में मदद की। स्पिरिट सीड अंधकार में से एक था। मीरा के साथ जुड़ने के बाद इसने उसके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया होगा। उपन्यास में मीरा का दिमाग पूरी तरह से टूट गया और वह भविष्य की बड़ी खलनायकों में से एक बन गई। नियो के हाथ मुट्ठी में सिकुड़ गए। अगर नियो ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो उसके माता पिता के पुनर्जन्मों को मृत्यु से भी अधिक भयानक भविष्य का सामना करना पड़ता। बेल के शब्द नियो के दिमाग में गूंज रहे थे। आपके माता पिता के पुनर्जन्म एक दूसरे के जितने करीब होंगे, उतनी ही बुरी मौत उन्हें झेलनी पड़ेगी। मीरा और जॉर्ज एक जोड़े थे जो शादी करने का इरादा रखते थे। वे काफी करीब थे। अभिशाप ने उसके माता पिता को निराशा में डुबोने के बाद मार डाला होगा। अपने माता पिता के दुख के बारे में सोचने से ही उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं। नियो ने माइंड इन्विजन कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। उसके आसपास का दृश्य फिर से दिखाई देने लगा, अंधेरा हॉल, दमनकारी सन्नाटा और स्फिंक्स की मजाकिया निगाहें। कैसा लगा? स्फिंक्स ने हंसते हुए कहा। चूंकि तुम भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि उन पुनर्जन्मों के लिए भविष्य में क्या है। स्फिंक्स ने अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये जानकर कैसा लगता है कि तुमने अनजाने में अपने माता पिता के पुनर्जन्मों की जान बचाई है। नियो चुप रहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह स्फिंक्स को यह बताकर संतुष्ट नहीं कर सकता था कि वह कैसा महसूस कर रहा है। जब नियो चुप रहा तो स्फिंक्स की आवाज़ फिर से गूंज उठी। अब जब तुम्हें अपना जवाब मिल गया है तो तुम मेरा काम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नियो काम स्वीकार करना चाहता था, लेकिन उसे स्फिंक्स पर भरोसा नहीं था, खासकर तब जब उसे काम के पीछे का कारण नहीं पता था। ओह प्लीज, क्या तुम गंभीरता से मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर विचार कर रहे हो? स्फिंक्स उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया। तुम्हें तानाशाह रानी को बचाने के लिए मेरी मदद की जरूरत है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उसे खुद नहीं बचा सकते, स्फिंक्स ने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। मैं कर सकता हूँ। हा 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 हा। क्या तुम गंभीरता से कह रहे हो कि तुम उसे बचा सकते हो? तुम ऐसा कैसे करोगे? उन अवधारणाओं के साथ? स्फिंक्स की हंसी फिर से गूंज उठी। आकाशिक रिकॉर्ड के प्रशासक के रूप में यह नियो की स्थिति स्क्रीन तक पहुंच सकता था। इसने जीवन और पवित्र तत्व की उसकी पिछली अवधारणाओं को देखा था। पानी की आपकी अवधारणा एक्वानिहिल है। जीवन के लिए ये क्षय था और पवित्र के लिए ये संरक्षण था। स्फिंक्स की आवाज में तिरस्कार की भावना थी। वे सभी अवधारणाएं प्रकृति में विनाशकारी हैं, क्योंकि आप वही हैं, क्योंकि यही वह जीवन है जिसका आपने अनुभव किया है, नियो हारग्रेव्स। चाहे आप कितना भी प्रशिक्षण लें, आप अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते, स्फिंक्स ने कहा। आपको जादुई रूप से ऐसी अवधारणा नहीं मिलेगी जो आपको तानाशाह को ठीक करने की अनुमति दे। नियो के दिमाग में वेलकरिया द्वारा नष्ट की गई दुनिया की झलक दिखाई दी। आशा, रंग और जीवन शक्ति से रहित दुनिया। वहां कोई हरियाली नहीं थी, कोई जीवन नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। जीवन का स्रोत, पानी, सब कुछ के साथ गायब हो गया था। जीवन फिर कभी दुनिया में वापस नहीं आएगा। नियो सदियों से उस उजाड़ दुनिया में रहता था, बंजर भूमि से गुजरता था और देखता था कि जीवन की सबसे कमजोर उम्मीद भी खत्म हो रही है। यही उसकी जल तत्व की अवधारणा बन गई। एक्वानिहिल, पानी की शून्यता। इसने नियो के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाया जहां पानी मौजूद नहीं था, जिससे उसका परिवेश एक बंजर भूमि में बदल गया। यह विशेष रूप से जल संबंधी देवताओं और राक्षसों के खिलाफ उपयोगी था। तुम्हारी अवधारणाएं, वे किसी को नहीं बचा सकती। मेरा मतलब है कि उन्हें देखो। स्फिंक्स के शब्दों ने नियो के दिमाग में छेद कर दिया।
पानी, मैं समझ सकता हूं कि तुम इसे ज्यादातर लोगों की तरह उपचार से नहीं जोड़ते, लेकिन जीवन के लिए क्षय। स्फिंक्स ने ठहाका लगाया। क्षय की अवधारणा। इससे नियो को अपने लक्ष्य की जीवन शक्ति को निकालने और उसे जहरीली जीवन शक्ति क्षय में बदलने की अनुमति मिली, जिससे वह दूसरों पर हमला कर सकता था। नियो ने जीवन को इसी तरह देखा। क्षय, जिस दिन से कोई पैदा हुआ, वे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। भले ही वे सफल हों, भले ही वे खुश हों, अंत कभी नहीं बदला। वे मरेंगे, अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो सालों बाद। नियो की निगाहें फर्श पर टिकी रहीं, जबकि स्फिंक्स की आवाज़ उसके कान में फुसफुसाहट बन गई। जीवन जीना एक क्षय है जो मृत्यु में समाप्त होगा। क्या आप दुनिया को इसी तरह नहीं देखते हैं? नियो ने अपने जबड़े भींच लिए। वह जानता था कि उसकी अवधारणाएं विकृत थीं। जीना क्षय नहीं था, सिर्फ इसलिए कि कोई मरने वाला था, जीवन को अर्थहीन नहीं बनाता। जीवन एक यात्रा थी, इसका आनंद लिया जाना चाहिए। नियो ये जानता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसने जो जीवन जिया था उसे वह बदल नहीं सकता था। इसके अलावा पवित्र के लिए संरक्षण। यह अच्छा लगता है, लेकिन ये जानते हुए कि आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। स्फिंक्स ने रुककर मजाक को अपने अंदर समाहित होने दिया और फिर आगे बोला, ये घिनौना है। नियो की मुठियां और कस गईं। स्फिंक्स के शब्द उसे कांटों की तरह चुभ गए। संरक्षण ने नियो को किसी भी प्राणी की स्थिति को बनाए रखने की अनुमति दी। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी चोटें और खराब नहीं होंगी। संरक्षण की अवधारणा उन्हें संरक्षित करेगी। आमतौर पर ऐसी अवधारणा किसी व्यक्ति को घातक रूप से घायल होने से बचाने के लिए उपयोगी होनी चाहिए, जब तक कि उसे कोई ठीक न कर सके। लेकिन नियो की अवधारणा का एक अलग उपयोग था, संरक्षण और शाश्वत मृत्यु। शाश्वत नींद। नियो की मृत्यु किसी को भी शाश्वत नींद में डाल देगी, लेकिन वह व्यक्ति कुछ समय बाद शारीरिक रूप से मर जाएगा। आखिरकार सोने से उसकी उम्र बढ़ना बंद नहीं होगा, उनके शरीर बूढ़े हो जाएंगे। शाश्वत नींद उन्हें भोजन लेने से रोक देगी और वे कमजोर हो जाएंगे। यह उन्हें भूख या उम्र बढ़ने के कारण मृत्यु की ओर ले जाएगा, एक प्राकृतिक मृत्यु, एक ऐसी मृत्यु जो नियो की नहीं थी। वह मृत्यु नियो की शाश्वत मृत्यु से बचने का एक तरीका था। आपका संरक्षण एक जेल था, है न? ये किसी को भी मरने और आपकी मृत्यु से बचने से रोकेगा, नियो हारग्रेव्स। संरक्षण आपके कैदियों को आपकी मृत्यु के अधीन अनंत काल तक जीने के लिए मजबूर करेगा। स्फिंक्स ने अपनी अवधारणाओं की विडंबना का मजाक उड़ाया। तार्किक रूप से उनकी अवधारणाओं में बहुत उच्च तालमेल था, लेकिन आपकी अवधारणाएं किसी को नहीं बचा सकती, नियो हारग्रेव्स। यदि आप मेरी मदद नहीं लेते हैं तो आप तानाशाह को नहीं बचा सकते। स्फिंक्स की आवाज़ मधुर थी, फिर भी प्रत्येक शब्द में द्वेष था। उसे इस आंतरिक संघर्ष में फंसा देखकर उसे खुशी हो रही थी। ओह, यह मुझे याद दिलाता है, स्फिंक्स ने कहा, तुम जैसे किसी व्यक्ति को जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। यही आपकी अवधारणाएं कह रही हैं। लेकिन यह अजीब है, आप तानाशाह को बचाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? आप। नियो ने अपना मुंह खोला, लेकिन स्फिंक्स ने उसे बीच में ही टोक दिया। रुको रुको, मुझे अनुमान लगाने दो, इसे खराब मत करो। स्फिंक्स ने अपनी बाहें पार कर लीं। उसने अपना सिर झुकाया जैसे कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ओह, मैं समझ गया। उसने उसे इतनी बड़ी मुस्कान के साथ देखा कि वह भयावह लग रही थी। तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए तुम रानी और बाकी लोगों को बचाना चाहते हो। मैंने तुम्हें बोलने दिया क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम्हें क्या कहना है, लेकिन क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? आखिरकार नियो ने कहा, अकेले रहने से डर लगता है? ये कैसी बकवास है, मैं अकेले रहने से क्यों डरूंगा? वह अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका। मैं इस तरह के जाल में नहीं फंस सकता। स्फिंक्स के शब्दों के पीछे हमेशा की तरह एक उद्देश्य था। ये जानना था कि क्या नियो ही वह व्यक्ति है जिसे डैनियल बचाना चाहता था। नियो को जो बताया गया था उसके विपरीत स्फिंक्स को वास्तव में उस व्यक्ति के बारे में कुछ सुराग मिले थे जिसे डैनियल बचाने की कोशिश कर रहा था। सुराग आकाशीय अभिलेखों से नहीं आए थे, वे डैनियल के नोट से आए थे। वह सदियों से अकेला रहा है, लड़ रहा है। उसे कितना नुकसान और अकेलापन सहना पड़ा होगा। ये सब दुनिया के लिए था। जिसने दुनिया की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उसे बदले में क्यों मरना चाहिए? मुझे उसे बचाना है, मुझे ये करना ही होगा। अगर नियो वह व्यक्ति था जिसके बारे में डैनियल ने अपने नोट्स में बात की थी, तो इसका मतलब था कि वह सदियों से अकेले किसी से लड़ रहा था। अभी स्फिंक्स ने नियो को ताना मारा। उसने कहा कि वह अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह अकेला नहीं रहना चाहता था। उसे साथी चाहिए थे। अगर मैंने कोई प्रतिक्रिया दिखाई होती तो मैं अनजाने में ही यह प्रकट कर देता कि मैं अकेला था। नियो ने सोचा, जिसने दुनिया को बचाया और जिसे डैनियल बचाने की कोशिश कर रहा था। स्फिंक्स के सारे शब्द नियो से जवाब निकलवाने के लिए एक जाल थे।
तुम चुप क्यों हो? नियो ने अचानक स्फिंक्स से पूछा, जिससे शांति भंग हुई। बस कुछ सोच रहा था, स्फिंक्स ने आखिरकार कहा, ये सोचते हुए कि क्या नियो को उसके चारे के बारे में पता था, या वह नहीं था जिसे स्फिंक्स ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूंगा, नियो ने स्फिंक्स को बीच में ही रोकते हुए कहा। स्फिंक्स ने भौहें उठाईं। मुझे लगा कि तुम्हें मुझ पर शक है। मुझे अब भी है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि तुम्हारा अनुरोध पूरा करने से मुझे भी मदद मिलेगी। राक्षसों की मातृभूमि नियो के लिए एक खजाना थी और वह ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। यह अच्छा है, स्फिंक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपने माता पिता से मिल सकते हो और अपना बैग पैक कर सकते हो। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद मुझसे मिलो। बाकी 2 उत्तरों के बारे में क्या? चिंता मत करो, प्रिय। स्फिंक्स ने एक बार सामान्य मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया। मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगे तो मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। अध्याय 372 चौंकाने वाली खबर। नियो ने स्फिंक्स से गारंटी लेने की कोशिश नहीं की। स्फिंक्स कभी झूठ नहीं बोलता। वह धोखा दे सकता था, लेकिन उसके शब्द हमेशा सच होते थे। स्फिंक्स गायब हो गया। वह फिर कभी नहीं दिखा, मानो कह रहा हो कि उनकी मुलाकात हो चुकी है। नियो ने खाली हॉल पर एक आखिरी नज़र डाली। जब वह मुड़ा और चला गया तो उसके कदमों की आवाज़ धीरे से गूंज उठी। हॉल के अंत में एक द्वार चमक उठा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंदर चला गया। उसे एक बदलाव महसूस हुआ। हॉल की ठंडी शांति की जगह शाम के सूरज की जानी पहचानी गर्मी ने ले ली। नियो ने देखा कि प्रिंसिपल की कठपुतलियां उसके सामने खड़ी थीं। हमें उम्मीद है कि स्फिंक्स के साथ आपकी मुलाकात अच्छी रही होगी, कठपुतलियों ने झुककर कहा। हाँ, नियो ने कहा। मुलाकात बेकार थी, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि स्फिंक्स जानता था कि दूसरों को कैसे परेशान किया जाए और उसे ऐसा करने में मज़ा आता था। नियो को कठपुतलियों को ये बताने का कोई कारण नहीं दिखा। उसके इमारत से बाहर निकलने से पहले कठपुतलियों ने फिर से एक स्वर में कहा, स्फिंक्स ने हमें उसके साथ आपकी अगली मुलाकात के बारे में बताया है। जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो तुम यहाँ आकर हमें ढूंढ सकते हो और हम तुम्हें उसके ठिकाने पर टेलीपोर्ट कर देंगे। ये जानकर अच्छा लगा। नियो इमारत से बाहर निकल गया। रास्ते में वह स्फिंक्स के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोचता रहा। जिस तरह से स्फिंक्स ने मुझे हर चीज़ के बारे में बताया, खासकर माँ और पिताजी के बारे में, ऐसा लगता है कि जैसे कि उसे क्वेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। नियो ने भौहें सिकोड़ीं। स्फिंक्स को उसकी स्टेटस स्क्रीन देखनी चाहिए थी, इसलिए उसे उसकी अवधारणाओं और आरोही रैंक के बारे में पता था। शायद यह संभव है कि स्फिंक्स को खोजों के बारे में पता ना हो। आखिरकार स्टेटस स्क्रीन में केवल मेरे पास ही खोज अनुभाग है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आकाशीय अभिलेखों से संबंधित न हो। सभी के पास स्टेटस स्क्रीन थी, लेकिन खोज नहीं। नियो ने इसके बारे में कोई कारण सोचने की कोशिश की, हालांकि वह किसी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। मेरे सामने जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। उसने वापस जाते समय हेनरी को बुलाया। क्या है? डिवाइस के स्पीकर से हेनरी की आवाज़ आई। क्या लाइन सुरक्षित है? नियो ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ हेनरी ने भौहें सिकोड़ीं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। नियो ने पहली बार ऐसा सवाल पूछा था और इसने तुरंत हेनरी को परेशान कर दिया। कुछ सेकंड रुको, हेनरी ने कहा। उसने फिर से बोलने से पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल की एक श्रृंखला सक्रिय की। अब ये सुरक्षित है। मी और गी स्ट्रीम चैनल, क्या तुम्हें वे याद हैं? नियो ने पूछा। मुझे याद हैं। हेनरी की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह विवरण याद करने की कोशिश कर रहा था। वे वही थे जिन्होंने मिनोटॉर के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई को स्ट्रीम किया था। नियो को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हेनरी को इतनी छोटी सी बात याद थी। स्पष्ट कारणों से उसने अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। उन्हें ढूंढो और नियो रुक गया। मीरा और जॉर्ज का पता लगाने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए था? बस ये पता लगाओ कि वे अभी कहाँ हैं और सुनिश्चित करो कि वे सुरक्षित हैं। घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, नियो ने आखिरकार कहा। ठीक है, हेनरी ने जवाब दिया, लेकिन यह मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि मैं अपना समय बर्बाद करूं, कुतिया, या तुम मर जाओगी। यह महत्वपूर्ण है, मुझ पर भरोसा करो। नियो ने कॉल काट दी और गेट की ओर चलना शुरू कर दिया। उसने एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर को हारग्रेव्स हवेली की ओर निर्देशित किया। पहुंचने पर वह बाहर निकला और जल्दी से अंदर गया और हेनरी को उसके कार्यालय में पाया। अरे, नियो ने अभिवादन में अपना हाथ उठाया। हेनरी ने एक संक्षिप्त सिर हिलाया। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर चिपकी रहीं। यहाँ आओ और इसे देखो, हेनरी ने कहा। नियो ने बड़ी डेस्क के चारों ओर चक्कर लगाया और स्क्रीन पर देखने के लिए झुक गया। क्या दिलचस्प है कि आप मुझे इसे जल्द से जल्द देखने के लिए कहते हैं। उसके शब्द बीच में ही लड़खड़ा गए। स्क्रीन पर एक लाइव फीड में एक महिला मीरा को रोते हुए दिखाया गया था।
वह एक छोटे से कैफे में एक दोस्त के साथ बैठी थी। वह क्यों रो रही है? नियो ने चिंता में भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, हेनरी ने जवाब दिया। हाँ, नियो ने उलझन में पलकें झपकाईं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने हेनरी को गलत सुना है। पिताजी माँ को धोखा दे रहे हैं। इससे पहले कि नियो अपने विचार व्यक्त कर पाता, हेनरी ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। अब मुझे परेशान मत करो, मुझे ये देखने दो। हर दिन ऐसा ड्रामा देखना आसान नहीं है। हेनरी की नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जैसे कि वह अपना पसंदीदा टीवी शो देख रहा हो। मीरा की कांपती हुई आवाज़ लैपटॉप के स्पीकर से निकली। मुझे लगा कि वह मुझे प्रपोज करने वाला है। उसकी आवाज़ टूट गई। उसने सूंघते हुए एक टिश्यू को पकड़ते हुए कहा, यह हमारी 5वीं सालगिरह है। अब समय आ गया है कि वह मुझसे शादी के लिए पूछे। लेकिन उसके शब्द असंगत सिसकियों में बदल गए और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। कैफे में मौजूद दूसरे ग्राहक आपस में फुसफुसा रहे थे और मीरा की तरफ चुपके से देख रहे थे। वेटर उनकी टेबल के पास पहुंचा। मैडम, आप ग्राहकों को परेशान कर रही हैं। मीरा की सहेली ने घबराई हुई नज़र से हाथ हिलाकर माफ़ी मांगी। मेरी सहेली के लिए माफ़ी। हम जल्दी ही निकल जाएंगे, बस हमें 1 मिनट दो, उसने विनती भरे लहजे में कहा। वेटर ने सिर हिलाया और चला गया। मीरा की सहेली जूलिया ने मीरा की पीठ को धीरे से सहलाया और उसे दिलासा देने की कोशिश की, क्योंकि वह बेकाबू होकर रो रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे किसी दूसरी औरत के साथ देखा है? मेरा मतलब है, यह उसकी सहेली हो सकती है। ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है, जूलिया ने धीरे से कहा। हम सालों से साथ हैं। मैं उसके सभी दोस्तों को जानती हूँ। मैं ऐसी कोई लड़की क्यों नहीं जानती जो हमारे अपार्टमेंट में उससे मिल सके। मीरा ने तुरंत जवाब दिया। जूलिया ने बोलने से पहले अपने होंठ सिकुड़े। शायद। शायद क्या? मीरा चिल्लाई। जब मैं दूर थी तब वह उससे मिला था। जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आवाज़ फट गई और उसके हाथ मेज़ के किनारे पर कस गए। और तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो? मीरा ने उसे घूरते हुए पूछा। कुछ असंवेदनशील कहने के लिए मुझे खेद है, जूलिया ने कहा। नियो, जो हेनरी के लैपटॉप पर सब कुछ देख रहा था, दंग रह गया। क्यों? तुमने उस पर इस तरह से नज़र क्यों रखी है? थोड़ी शालीनता तो रखो, है न? नियो ने कहा। मैंने किसी को उसका पीछा करने के लिए लगा दिया क्योंकि एक बेवकूफ़ ने 30 मिनट पहले मुझसे कहा था कि उस पर नज़र रखो, हेनरी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। उसका लहजा तथ्यात्मक था, मानो वह अपने कार्यों को उचित ठहरा रहा हो। और मुझे ऐसे देखना बंद करो जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। हेनरी अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी आंखें अभी भी स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। यह मेरी गलती नहीं है कि आज ही उसका रिश्ता खतरे में है, हेनरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। नियो ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जल्दी से उसे बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। उसने अपनी भौहों को सहलाया। हेनरी, बिना किसी परेशानी के, नाटक को आगे बढ़ते हुए देखता रहा। उसके होंठ मुड़े हुए थे, जो उसके मनोरंजन को प्रकट कर रहे थे। जबकि उसकी नज़र स्क्रीन पर टिकी हुई थी, उसने नियो से बात की। तुमने मुझे इन दोनों पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? मैं अंडरवर्ल्ड गया था और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा 4 सदस्यीय परिवार सदियों से पुनर्जन्म ले रहा है, उसने सीधे जवाब देने के बजाय कहा। हेनरी हैरान नहीं हुआ, जो नियो को बहुत आश्चर्यचकित कर रहा था। वह शांत रहा, लगभग उदासीन, समाचार के प्रति। इसके बारे में क्या? हेनरी ने पूछा। मीरा और जॉर्ज माँ और पिताजी का पुनर्जन्म है, नियो ने कहा। हेनरी ने आखिरकार स्क्रीन से नज़र हटा ली। उसने नियो को देखा, मानो सोच रहा हो कि वह मजाक कर रहा है। मैं गंभीर हूँ। ओह, हेनरी ने स्क्रीन की ओर देखा, उस नाटक की ओर जिसे वह कुछ क्षण पहले देख रहा था। अध्याय 373 नाटक। अचानक से अब यह मनोरंजक नहीं लग रहा था। हेनरी के चेहरे पर उदासी छा गई। वह आगे झुका और अपनी डेस्क के कोने में लगा एक छोटा सा स्विच दबाया। एक हल्की बीप ने सेबेस्टियन, उसके बटलर से कनेक्शन का संकेत दिया। एक कार तैयार करो, हेनरी ने आदेश दिया। जैसा आप चाहें, मास्टर, सेबेस्टियन ने तुरंत इंटरकॉम पर जवाब दिया। हेनरी ने स्विच बंद कर दिया और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। चलो चलें, उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। कहाँ जाएं? इस बेवकूफ़ी भरी गलतफहमी को सुझाने के लिए हेनरी ने जवाब दिया और अपनी कुर्सी के पीछे से अपना कोट पकड़ लिया। गलतफहमी? हाँ, हेनरी ने ऑफिस से बाहर निकलते हुए कहा। वह आदमी पिताजी ने लेबिरिंथ की घटना के बाद गंभीरता से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उसे एक निजी कोच मिल गया। नियो की भौहें सिकुड़ गईं जब वह हेनरी के पीछे पीछे बड़ी सीढ़ियां उतर रहा था। हेनरी ने आगे कहा, उसके घर जो महिला आई थी वह उसकी ट्रेनर थी। पिताजी कुछ दिन पहले प्रशिक्षण के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तब तक चोट का पता नहीं चला जब तक वे घर वापस नहीं आए और अगले दिन प्रशिक्षण के लिए नहीं जा सके।
प्रशिक्षक उनकी मदद करने के लिए उनके घर आए थे। उनके पास उपचार करने की क्षमता है, हेनरी ने समझाया। नियो ने हेनरी की ओर देखा, अभी भी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने ये सब क्यों छिपाया? नियो ने पूछा, उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। मीरा, हेनरी के शब्द लड़खड़ा गए। उसने जल्दी से खुद को सुधारा। माँ ने पिताजी से वादा किया था कि वे राक्षसों का शिकार करना बंद कर देंगे। क्या? नियो ने भौहें सिकोड़ते हुए सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए रुकते हुए कहा। हेनरी ने कुछ देर के लिए पीछे मुड़कर देखा। लेबिरिंथ की घटना ने उसे हल्का आघात पहुंचाया। वह रहस्यमय मात्राओं से संबंधित किसी भी चीज़ से दूर रहने की कोशिश कर रही है। जब वे फोर में पहुंचे, हेनरी ने बताया, मैंने मीरा के डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ी। मिनोटॉर का हमला जिसने तुम्हें लगभग मार डाला, तुम्हारा सहज प्रतिरोध, खिड़की से बाहर निकलते सैकड़ों राक्षसों के सामने असहाय देवता, और फिर तुम्हारा फिर से सहज प्रतिरोध। हर चीज़ ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब तक वे मजबूत नहीं होंगे, उनका जीवन हमेशा खतरे में रहेगा। इसलिए उसने पिताजी को राक्षसों के पास जाने से रोकने की कोशिश की। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, नियो ने सोचा। पिताजी भी इस घटना से हिल गए थे। हेनरी ने कहा, इसलिए वह प्रशिक्षण ले रहा है, भले ही इसका मतलब माँ की इच्छा के विरुद्ध जाना हो। लेबिरिंथ की घटना के बाद वह शक्तिहीन महसूस कर रहा होगा, नियो ने आह भरते हुए उत्तर दिया। उसे उस दिन ऐसे देवताओं को देखना याद आया जिनके चेहरे पीले थे और वे डर से जम गए थे। जॉर्ज हेड्स का पुनर्जन्म उनके जैसा नहीं था। वह वापस लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अंत में वह किसी भी चीज़ को हराने के लिए बहुत कमज़ोर था। अगर नियो ने खुद आगे आकर राक्षसों की देखभाल नहीं की होती और यह काम बाद में आने वाले टेम्पल को नहीं सौंपा होता, तो जॉर्ज और मीरा मर चुके होते। तुम सही हो। पिताजी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं कि वह फिर से शक्तिहीन महसूस न करें। वह माँ की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, हेनरी ने कहा। वे कार में चढ़ गए। नए असबाब की हल्की गंध हेनरी के कोलोन की सुगंध के साथ मिल गई। कार के चलने पर नियो ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली। तुम्हें ये सब कैसे पता है? नियो ने हेनरी की ओर देखते हुए पूछा। मैंने तब रिसर्च की थी जब तुमने मुझे उन पर नज़र रखने के लिए कहा था, हेनरी ने चिढ़ से भरी आवाज़ में जवाब दिया। ये सिर्फ 30 मिनट पहले की बात है। चुप रहो, कुतिया। मैं पहले ही नाराज़ हो चुका हूँ। मुझे और परेशान मत करो। हेनरी स्पष्ट रूप से खुद को विचलित करने की कोशिश कर रहा था, विचारों में खोया हुआ लग रहा था। उसने अपनी सांसों में कुछ बुदबुदाया जबकि उसकी उंगलियां कार के दरवाजे पर टकरा रही थीं। वह पहले भी नाटक देख रहा था, नाटकीय झगड़ों के बाद मीरा और जॉर्ज के बीच गलतफहमी के सुलझने का इंतजार कर रहा था। हर चीज़ उन्हें करीब लाने वाली थी। यह एक प्यारी लेकिन नाटकीय नाटक शैली की प्रेम कहानी थी। लेकिन अब, ये जानते हुए कि उसके माता पिता ही इस गलतफहमी के केंद्र में थे, हेनरी को एक नई सच्चाई का एहसास हुआ। नाटक शैली बकवास है, उसने अचानक बड़बड़ाया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नियो ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, हेनरी ने अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए संक्षेप में उत्तर दिया। कार तेजी से आगे बढ़ी। खिड़कियों पर पेड़ों की छाया टिमटिमा रही थी। हेनरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिगरेट निकाली। उसने अपने लाइटर की एक झिलमिलाहट से उसे जलाया। उसने एक गहरा कश लिया। धीरे धीरे चलाओ, नियो ने कहा। 1 या 2 मिनट देर से आना पागलों की तरह गाड़ी चलाने से बेहतर है। हम बहुत देर से पहुंचेंगे, हेनरी ने कहा। माँ मीरा ऐसी है जो पिताजी के धोखा देने का पता चलने पर उनका सिर फोड़ देती है। वह कैफे में अपने दोस्त पर चिल्लाए। ये स्पष्ट है कि क्रोध धीरे धीरे उसके दुख पर हावी हो रहा है। और पिताजी 1 घंटे में उससे मिलने जा रहे हैं। हमें जल्दी करना होगा। तुम कुछ मिनट पहले ऐसा ही कुछ आनंद ले रहे थे। नियो ने अपने विचार खुलकर नहीं कहे, लेकिन हेनरी ने उसकी निगाहों पर ध्यान दिया। कुतिया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, नियो ने हेनरी के ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। हेनरी ने चिढ़कर जीभ चटकाई और आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। जब वे सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तो कार के इंजन की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को भर दिया। कुछ मिनट बीत गए और नियो हेनरी की ओर देखता रहा। साले, मैं बिना किसी दखल के सब कुछ देख रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो, हेनरी ने कहा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर थोड़ी कस गईं। तुमने मुझे उन पर नज़र रखने के लिए कहा था। क्या मुझे दखल देना चाहिए था और उन्हें बताना चाहिए था कि उसने जो कुछ भी देखा वह एक गलतफहमी थी? अगर तुम उनकी गलतफहमी का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे तो यह एक विपत्ति होगी। दोष मुझ पर मत मढ़ो। तुम अभी भी इसे देखने का आनंद ले रहे थे, नियो ने पलटवार किया। भाड़ में जाओ, हेनरी ने थूका। आज हेनरी ने तय किया कि उसे ड्रामा शैली से नफरत है। कार लाल बत्ती पर रुकी। हेनरी ने बेसब्री से अपनी उंगलियां पहिए पर बजाईं। माँ ने पिताजी को राक्षसों से लड़ने से रोकने की कोशिश क्यों की? वह डरने पर पीछे हटने वाली नहीं लगती, नियो ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए पूछा।
हेनरी के अनुसार आखिरकार मीरा जॉर्ज का सिर फोड़ने वाली थी। वह नियो को काफ़ी साहसी लगी, क्योंकि वह सिर्फ पिताजी के बारे में ही नहीं बल्कि उनके बच्चे के बारे में भी चिंतित थी। हेनरी ने अपनी उंगलियों के बीच लटकी सिगरेट से धुआं छोड़ते हुए कहा, मैं समझ गया, वह चिंतित है। रुको, क्या? नियो, जिसे शायद ही कभी इतनी प्रतिक्रियाएं दिखाना पसंद था, इस बार खुद को रोक नहीं सका। हमारा कोई भाई बहन है, हम कुछ महीनों में एक भाई बहन लेने वाले हैं, हेनरी ने सहजता से जवाब दिया। वह आज पिताजी द्वारा उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखे जाने के बाद उन्हें ये समाचार बताने की योजना बना रही थी। नियो को आखिरकार समझ में आ गया कि हेनरी इतना चिंतित क्यों था। गलतफहमी दूर होने के बाद मीरा और जॉर्ज सुलह कर लेंगे। ये शाम तक हो जाएगा, लेकिन तब तक मीरा दुखी रहेगी और विश्वासघात के बारे में रोती रहेगी। हेनरी अपनी माँ को लंबे समय तक उस पीड़ा से गुजरने नहीं देगा। भाड़ में जाओ कमीने, इस तरह के नाटक देखने का आनंद लेने के लिए, नियो ने कहा। ठीक है, चुप रहो, तुम मेरी स्थिति में भी ऐसा ही करते। नियो ने अपनी भौहों को सहलाया। क्या पिताजी को पता है कि वे पिता बनने वाले हैं? हाँ, उन्हें पता है, इसलिए वे मजबूत बनना चाहते हैं। वे माँ और उनके बच्चे दोनों की रक्षा करना चाहते हैं। वह आज रात उसे प्रपोज करने जा रहा है और खैर, बकवास, मुझे ड्रामा पसंद करने के लिए खुद से नफरत है, हेनरी ने सिगरेट से एक और कश लेते हुए कहा। बत्ती हरी हो गई और कार फिर से आगे बढ़ गई। अध्याय 374 अलग अलग विकल्प। कार बजरी वाले ड्राइववे पर एक सौम्य स्टॉप पर लुढ़क गई। वे काफ़ी जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हेनरी के कार से बाहर निकलने से पहले नियो ने अपना मुंह खोला। एक सेकंड रुको, क्या है? हेनरी ने बीच में ही रुककर कार के दरवाजे पर हाथ रखा। नियो के हाव भाव में गंभीरता को देखते हुए वह झिझका और अपनी सीट पर वापस आ गया। शायद हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए। उनके लिए ये जानना बहुत चौंकाने वाला होगा कि वे पुनर्जन्म हैं। क्यों? हेनरी की आवाज़ नियो की बड़बड़ाहट को काटती हुई आई। उसकी गहरी आंखें सिकुड़ गईं, जवाब के लिए नियो के चेहरे को स्कैन करते हुए। तुम क्यों डर रहे हो? मैं नहीं हूं। नियो ने आह भरते हुए बोलना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह नर्म चमड़े की सीट पर वापस झुक गया। जीवन वास्तव में बकवास है न? उसने अचानक कहा। हेनरी ने भौहें सिकुड़ीं। वह चुप रहा, नियो के आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। नियो ने अपना सिर पीछे झुकाया, कार की छत को घूरते हुए मानो जवाब खोज रहा हो। हमारा परिवार अभिशप्त है। हम एक दूसरे के जितने करीब होंगे उतनी ही बुरी मौतें हमें झेलनी पड़ेंगी। माँ और पिताजी को बच्चा होने वाला है। वह कुछ सेकंड के लिए रुका। अभिशाप पहले से ही उन पर काफ़ी मजबूत होना चाहिए। अगर हम उन्हें अपना परिवार बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हेनरी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने नियो से यह नहीं पूछा कि उसे ऐसी जानकारी कहाँ से मिली, न ही उसने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उसे नियो पर इतना भरोसा था कि वह जानता था कि वह इतनी गंभीर बात के बारे में बकवास नहीं करेगा। नियो ने कहा, उन्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। मैंने उन्हें किस्मत से बचा लिया, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं फिर से ऐसा कर पाऊंगा। हेनरी के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हारा क्या मतलब है? भूल-भुलैया वाली घटना याद है? उन्हें तब मर जाना चाहिए था। मैं स्फिंक्स से मिला और उसने मुझे बताया कि मेरे हस्तक्षेप ने किस तरह नियति को बदल दिया, नियो ने सच और झूठ को मिलाते हुए समझाया। तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम सोच रहे हो कि हमें उनसे हमेशा के लिए दूर रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नियो ने अपना सिर मजबूती से हिलाया। खिड़की से बाहर धुंधले होते आसमान को देखते हुए उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। पिताजी कम से कम स्टेज 5 के भगवान थे, नियो ने आगे कहा। ऐसा लगता है कि वे उस अभिशाप को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे जो हमारे परिवार के पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार है। मुझे बस इतना करना है कि पिताजी से अधिक मजबूत बनो, हेनरी ने नियो की बात पूरी करते हुए बीच में कहा। हाँ, तब तक हमें उनसे दूर रहना चाहिए। और आपको लगता है कि आपको डैड से आगे निकलने के लिए कितना समय चाहिए? हेनरी ने निराशा में स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। नियो ने जो खबर बताई वह उसके दिल में खंजर भोंकने वाली थी। वह अंडरवर्ल्ड का शासक था, नियो। वह ताकत का वह स्तर नहीं है जिसे तुम कभी भी प्राप्त कर सकते हो, हेनरी ने कहा। नियो ने अपने होंठ काटे। वह हेनरी की तरह ही उनके माता पिता से मिलना चाहता था। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें फिर से मरना नहीं चाहते। नियो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए क्योंकि वह असहाय महसूस कर रहा था। अगर तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो, हेनरी ने अचानक कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? नियो ने पूछा। डैडी से मिलने जा रहा हूँ और माँ के साथ गलतफहमी को दूर करने में उनकी मदद करूँगा। मैंने अभी तुमसे कहा था, हम एक परिवार नहीं हो सकते लेकिन कम से कम दोस्त तो हो ही सकते हैं।
परिचित होना भी ठीक है, हेनरी ने कहा। हेनरी ने तुरंत दूर से दिखाई देने वाले प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश नहीं किया। वह प्रवेश द्वार पर रुका और नियो को देखने के लिए पीछे मुड़ा। तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो? नहीं, नियो ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसा तुम चाहो करो, हेनरी ने उत्तर दिया, हालांकि उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी। नियो ने हेनरी को परिसर में प्रवेश करते हुए देखा। स्वचालित दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। नियो की मुट्ठियां और कस गईं। हेनरी मजबूत था, नियो से कहीं अधिक मजबूत। यही कारण था कि उसे जॉर्ज से मिलने का भरोसा था, हेड्स का पुनर्जन्म। वह जानता है कि वह पिताजी की रक्षा कर सकता है, लेकिन हेनरी ऐसा कब तक कर सकता था? और मुझे यकीन है कि वह चाहता है कि मैं भी पिताजी से मिलूं, लेकिन इससे अभिशाप और मजबूत होगा। हेनरी अपने माता पिता के जीवन में हस्तक्षेप के बाद आने वाले प्रभावों को संभालेगा। वह अपनी उपस्थिति से लाए गए अभिशाप का बोझ उठाएगा। उसने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा क्योंकि वह मेरी उपस्थिति से लाए गए अभिशाप के प्रभाव को संभालने की योजना बना रहा था। लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। नियो ने धीरे से सांस छोड़ी। वह अब बच्चा नहीं था। वह अभिशाप को अनदेखा नहीं कर सकता था, खासकर तब जब वह अपने माता पिता के वर्तमान पुनर्जन्म के जीवन में प्रवेश करने के बाद आने वाले खतरों को भी नहीं संभाल सकता था। हेनरी कर सकता था, लेकिन नियो नहीं। जीवन वास्तव में बकवास है, नियो ने बड़बड़ाया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उसने शैडो जंप स्पेल को सक्रिय किया। उसके नीचे की परछाइयां लहराने लगीं। उन्होंने उसे अंदर खींच लिया। ऐसा लगा जैसे वह ठंडे, अंतहीन पानी में गिर रहा हो। वह छाया के बीच से आगे बढ़ा और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह प्रशिक्षण केंद्र के अंदर पुनः प्रकट हो गया था। अच्छी तरह से रोशनी वाला अंदरूनी हिस्सा गतिविधि से हल्की हल्की गूंज रहा था। विशाल, आधुनिक स्थान में वजन और दबी हुई पदचापों की खनक गूंज रही थी। चमकीले फ्लोरोसेंट रोशनी में उपकरणों की कतारें चमक रही थीं और हवा में धातु और पसीने की हल्की गंध फैल रही थी। दूर से नियो ने जॉर्ज को देखा। जॉर्ज खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें उथली थीं और उसका चेहरा दर्द से मुड़ गया था क्योंकि उसके नीचे फर्श पर खून के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का लगा था जिससे उसकी सांसें रुक गई थीं और वह असहाय हो गया था। ऐसी स्थिति में भी उसके तीखे चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। क्या हमें आज प्रशिक्षण रोक देना चाहिए? महिला प्रशिक्षक ने चिंतित होकर पूछा। आज आपका एक महत्वपूर्ण दिन है। बेहतर होगा कि हम अभी प्रशिक्षण रोक दें। मैं ये ठीक है, जॉर्ज ने अपने होठों से खून पोंछते हुए और प्रयास करके खड़े होते हुए कहा। उसने एक कमज़ोर मुस्कान के साथ अपने दर्द को छिपाने की कोशिश की। अगर मैं व्यस्त होने पर हर बार ब्रेक लेने जा रहा हूं तो प्रशिक्षण का क्या मतलब है? उसकी भुजाएं थकावट से कांप रही थीं। उसके पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही थीं और उसकी छाती सांसों की कमी से धड़क रही थी। वह बेहोश होने के कगार पर लग रहा था, फिर भी उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 375 केवल 2% बचा। अरे, नियो ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। वह इमारत से बाहर निकल गया, ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर रहा था कि हेनरी जॉर्ज के साथ कैसे बातचीत करेगा। जॉर्ज के दर्द को देखकर उसका दिल और दुख गया। कोई भी बच्चा अपने माता पिता को पीड़ित नहीं देखना चाहता था, खासकर इस तरह। अरे अरे अरे, वह बिना किसी दिशा के भाग गया। शहर की रोशनी उसके सामने धुंधली हो गई, क्षणभंगुर छायाएं डाल रही थी। जब उसे होश आया तो रात हो चुकी थी। हवा ठंडी और भारी थी, जिसमें हल्की बारिश की गंध थी, जो हाल ही में हुई बूंदाबांदी के बाद बनी हुई थी। उसने खुद को सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए पाया। उसके ऊपर अंधेरा आसमान एक अंतहीन शून्य की तरह फैला हुआ था। चांद नहीं था, सदियों से चांद नहीं था, और जगह घुटन भरे अंधेरे में डूबी हुई थी, जिसे केवल दूर से स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाहट से तोड़ा जा सकता था। नियो ने अपनी इरादे की इंद्रियों को फैलाया, उन्हें शहर भर में एक जाल की तरह फैलने दिया। शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से स्टॉल से पकौड़ी का स्वाद, हाईवे पर चलते वाहनों का नजारा, आधे सोए आधे जागे हुए व्यक्ति की धीमी फुसफुसाहट जो अपने बिस्तर से बड़बड़ा रही थी। नियो शहर के भीतर होने वाली हर चीज को महसूस कर सकता था, छोटी से छोटी बात तक। ये 2 लक्षण वाले एम्पायरियन डेमिगॉड की शक्ति थी। अगर वह कोशिश करता तो वह अपनी इंद्रियों को सैकड़ों मील तक फैला सकता था। वह इतना ताकतवर था, और फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। जब उसे इसकी ज़रूरत होती थी तो उसकी ताकत कभी भी पर्याप्त नहीं होती थी। सिसकना सिसकना, जब कोमल चीखें उसके कानों तक पहुंची तो नियो से हर उठा। वह जम गया और उसकी छाती दर्द से जकड़ गई। वे मीरा के थे। उसने अपनी इरादे की इंद्रियों को बंद नहीं किया। वह खुद को होश में नहीं ला सका। इसके बजाय उसने सुना। उसकी माँ के होठों से निकलने वाली हर सिसकी उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी, जो हर सेकंड के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। भाड़ में जाओ, नियो ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसके कंधे झुक गए और उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। वह सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गया।
जब वह पीछे की ओर झुका तो ठंडी धातु उसके खिलाफ दब गई। उसने खोखली और दूर की नज़र से अंधेरे खाली आसमान को देखा। उसके ऊपर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट धीरे धीरे चमक रही थी, जिससे एक पीली असमान चमक आ रही थी जो उसके चारों ओर के अंधेरे को रोशन करने के लिए बहुत कम थी। प्राइमोजेनिटर, उसके होंठ लगभग यंत्रवत हिल रहे थे। मुझे बताओ। वह जानता था कि वह क्या करने वाला था। वह जानता था कि उसे जो उत्तर मिलेगा वह उसके प्राइमोजेनिटर कौशल के स्लॉट को किसी भी निकट भविष्य के लिए लॉक कर देगा। तार्किक विकल्प, छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, कौशल को ऊपर ले जाना होता। उसे कुछ भी लापरवाही करने से पहले अन्य स्लॉट को खाली करने या प्राइमोजेनिटर को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जैसे कि किसी असंभव से पूरा कार्य के साथ अपनी सारी प्रगति को लॉक करना। लेकिन उसे जवाब चाहिए था। उसे पुष्टि की आवश्यकता थी कि वह अपने माता पिता को बचा सकता है। माँ और पिताजी के पुनर्जन्म का कारण बनने वाले अभिशाप को हटाने के लिए मुझे कितना मजबूत होना चाहिए। प्रश्न का पता चला। प्राइमोजेनिटर कौशल का एक स्लॉट मुफ्त है। संशोधन अनुरोध स्लॉट में डाला गया है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम संशोधन की व्यवहार्यता की पुष्टि नहीं कर लेते। फ्लोटिंग सिस्टम स्क्रीन की पीली रोशनी नियो के चेहरे पर टिमटिमा रही थी। नियो को उत्तर खोजने का यही एकमात्र तरीका पता था। उसकी उंगलियां हल्की सी हिल रही थीं, जो उसके अंदर की उथल पुथल को दर्शा रही थी। अगर कौशल को कोई जवाब नहीं मिल पाता तो उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगा। कृपया मुझे जवाब दो। कृपया काम करो। एक बार मेरी मदद करो। नियो को हर पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। उसने सांस रोककर इंतजार किया। डिंग, जवाब मिल गया। आपको अपने वंश के अभिशाप को दूर करने के लिए मृत्यु तत्व चरण 9 भगवान रैंक को पार करना होगा और निर्वाण चरण भगवान बनना होगा। स्क्रीन पर शब्दों ने अपने साथ तीव्र भावनाएं ला दीं। नियो का दिल दहल गया। एक पैरागॉन 1 चरण 1 भगवान जितना ही शक्तिशाली था। एक उत्कृष्ट 1 चरण 2 भगवान जितना ही शक्तिशाली था। उत्कृष्ट के बाद का रैंक 1 चरण 3 भगवान के अनुरूप होगा। और इसी तरह आखिरकार चरण 9 भगवान। हेनरी सही था। नियो का लक्ष्य उससे कहीं ज्यादा था जो वह अभी हासिल कर सकता था। लेकिन फिर भी नियो निराश नहीं हुआ। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। स्क्रीन से आती रोशनी उसकी आंखों में एक नए दृढ़ संकल्प को दर्शा रही थी। वह अब निराशा से दबा हुआ नहीं था। आशा। उसे आखिरकार यह मिल ही गया। उन्हें बचाने का एक तरीका है। नियो को बस यही जानना था। वह ऐसा करेगा चाहे कितना भी समय लगे, चाहे उसके रास्ते में कोई भी बाधा क्यों ना आए। मानो नियो की भावनाओं को महसूस करते हुए सिस्टम स्क्रीन फिर से जीवंत हो गई। क्वेस्ट फैमिली पूरा हुआ। इनाम दुष्वप्न तत्व लेवल अप एम्पैथिक कंट्रोल X2। क्या? नियो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सिस्टम की अधिसूचना गायब हो गई, लेकिन नियो की इंद्रियां सहज रूप से तेज हो गईं। उसने अपना इरादा पूरे शहर में फैलाया। उसकी जागरूकता दूर दूर तक फैली हुई थी। ठंडी रात की हवा में लोगों की हल्की सी चहचहाहट और स्ट्रीट फूड की खुशबू थी। उसका ध्यान हेनरी पर केंद्रित था, जो उनके माता पिता को घर ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हेनरी ने गलतफहमी दूर कर दी है। कितना समय बीत गया जब मैं विचारों में खोया रहा, नियो ने खुद से कहा। नियो के लिए समय का मतलब बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। दूसरों के लिए 1 साल नियो के लिए 1 दिन जैसा लगता था। लंबी उम्र जीने के बाद समय के बारे में उसकी धारणा में काफी बदलाव आया था। जो उसने सोचा था कि कुछ पल विचारों में खो गए थे, वह हकीकत में घंटों हो गए थे। उसके होंठों से एक कड़वी हंसी निकल गई। उसे नहीं पता था कि इस एहसास के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। ठीक है, मुझे इसे देखना चाहिए, उसने एक बार फिर अपनी सिस्टम स्क्रीन को ऊपर लाते हुए कहा। एम्पैथिक बॉन्ड ग्रेड 1 एम्पायरियन। प्रगति 98%। ये रैंक बढ़ाने वाला है, नियो ने कहा। कौशल फिर से विकसित होने से बस थोड़ा दूर था। नियो आखिरकार पैरागॉन रैंक तक पहुंच सकता था। वह ठंडी धातु की बेंच से उठ खड़ा हुआ। वह मुख्य सड़कों पर चला गया। लोग दुकानों और विज्ञापनों की नियॉन लाइटों से जगमगाते हुए भीड़ भाड़ में से गुजर रहे थे। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, उनकी हेडलाइट्स अंधेरे में रोशनी की क्षणभंगुर किरणें बना रही थीं। नियो की नज़र भीड़ पर पड़ी। वह जानता था कि उसे क्या करना है। चूंकि मैं इस कौशल का उपयोग कर सकता हूं, प्राइमोजेनिटर के विपरीत 100% प्रगति तक पहुंचने में कुछ दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। ये बहुत बेहतर है। उसकी निगाह दृढ़ हो गई। यदि एम्पैथिक बॉन्ड प्राइमोजेनिटर से आगे निकल जाता है तो लिंक लॉक सक्रिय हो जाएगा और प्राइमोजेनिटर की प्रगति भी बढ़ जाएगी। नियो ने हलचल भरे शहर के दृश्य को देखा। सड़कें भीड़ भाड़ वाली थीं, लोगों से भरी हुई थीं जो अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे। मेरे कौशल का उपयोग करने के लिए लक्ष्यों की कोई कमी नहीं है। वह भीड़ में घुस गया और अपने कौशल का उपयोग निकटतम अनजान व्यक्ति पर किया। भावनाएं उमड़ पड़ीं। अध्याय 376 देर से जागृति। भावनाएं उमड़ पड़ीं। नियो ने अपनी उपस्थिति को दबा कर रखा, जिससे वह उस आदमी से छिपा रहा।
वह आदमी 40 के दशक के उत्तरार्ध में लग रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी टाई ढीली थी जो एक झुर्रीदार शर्ट के ऊपर अजीब तरह से लटकी हुई थी। वह अपने घिसे पिटे ऑफिस बैग को हाथ में लेकर अपने घर वापस चला गया। उसके कदम भारी थे जो उसके पीछे घिसट रहे थे। नियो ने अपना कौशल रोक दिया। उसने भावनाओं के उस ज्वार को वापस खींच लिया जिसे वह उस आदमी में डालने के लिए तैयार था। अगर मैं ये करने जा रहा हूं तो इसे ठीक से क्यों न करूं, उसने सोचा। उसने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया और उस आदमी के दिमाग में झांकने के लिए माइंड इन्विजन को सक्रिय किया। नियो के दिमाग में एक उज्ज्वल बचपन की झलक उभरी। वह आदमी कभी एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला छात्र था। उम्र बढ़ने के साथ वह एक जीनियस से एक औसत व्यक्ति में बदल गया। नहीं, जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे एहसास हुआ कि वह जीनियस नहीं था। वह खास नहीं था। जब वह व्यक्ति 20 वर्ष की आयु पार कर गया तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया, बिना ईश्वरीय शक्ति के। वह कभी भी देवता नहीं बन सकता था। 20 वर्ष की आयु के बाद जागृत होना लगभग अनसुना था। बेशक कुछ अपवाद थे, ऐसे दुर्लभ मामले जहां व्यक्ति 20 वर्ष के बाद जागृत हुए। ये अपवाद राक्षसी जीनियस थे। ऐसा कहा जाता था कि उनका ईश्वरीय शक्ति इतना शक्तिशाली था कि उनके शरीर और आत्मा परिपक्वता तक उनके जागरण के तनाव को नहीं झेल सकते थे। उनकी निष्क्रिय शक्तियां केवल उनके शरीर और आत्मा के चरम पर पहुंचने के बाद ही जागृत हुईं। यानी 20 वर्ष की आयु के कुछ साल बाद। एक बार उस व्यक्ति को उम्मीद थी कि वह उन दुर्लभ मामलों में से एक हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहतर जानता था उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बिना जागे रहना सामान्य बात थी। 10,000 लोगों में से केवल एक ही जागा, और देर से जागना और भी दुर्लभ था, 1 बिलियन घटना। उसका जीवन आगे बढ़ता रहा। उसने एक स्थानीय विश्वविद्यालय से स्नातक किया, प्रमाण पत्र प्राप्त किया और औसत आय और थोड़े विषाक्त कार्य वातावरण वाली नौकरी प्राप्त की। वह अपने सीमित कौशल के कारण नौकरी नहीं बदल सका। 5 साल बाद उसने शादी कर ली। उसके 4 साल बाद उसका एक बच्चा हुआ। स्मृति स्मरण समाप्त हो गया। उस व्यक्ति ने घर की ओर अपनी धीमी यात्रा जारी रखी। वह आराम करना चाहता था, लेकिन उसने चलना कभी नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं कि उसका कोई उद्देश्य था बल्कि इसलिए कि उसे रुकना व्यर्थ लगता था। वह थक गया था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। शोषण के वर्षों से सुस्त हो चुके उसके दिमाग में अपने जीवन के प्रवाह को बदलने का कोई इरादा नहीं था। एक औसत जीवन, दूसरे शब्दों में, नियो ने बड़बड़ाया। उन्होंने सहानुभूति बंधन का इस्तेमाल किया और आशा, जुनून और आशावाद को स्थानांतरित किया। उस आदमी के पैर रुक गए। शहर की हलचल भरी आवाज़ें एक पल के लिए शांत हो गईं। जब उसने पलकें झपकाईं, भ्रमित होकर, और चारों ओर देखा, उसकी आंखों में सुस्ती गायब हो गई। उसकी जगह एक हल्की चमक आ गई। उसे लगा जैसे वह अभी अभी एक लंबी, स्वप्नहीन नींद से जागा है। नियो ने उसे चुपचाप देखा। उसकी उपस्थिति को इतनी अच्छी तरह से दबा दिया कि वह आदमी अपने देखने वाले से अनजान रहा। जिम, हाय, मैं यहाँ कब पहुँचा? आदमी ने खुद से कहा। उसने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ा और अपने घर की दिशा में देखा। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थोड़ी कम हुईं, लेकिन घर की ओर चलना जारी रखने के बजाय वह मुख्य सड़क पर लौट आया। उसकी नज़र छोटे छोटे खाने के स्टॉल की कतार पर टिकी रही। मुझे याद है कि ओलिविया और एवा ने कहा था कि वे आज बाहर खाना चाहती हैं। मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। उसने अपनी घड़ी देखी। जब तक मैं घर जाऊंगा और उनके साथ वापस आऊंगा तब तक दुकानें बंद हो चुकी होंगी। मुझे लगता है कि मैं आज कुछ अच्छा घर ले जाऊंगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज़ में स्नेह झलक रहा था। उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना डिवाइस निकाला। उसकी थकी हुई अभिव्यक्ति और भी नर्म हो गई। उसने जल्दी से अपनी पत्नी ओलिविया को एक संदेश टाइप किया। लेस देन, मैं टेकआउट लेकर आऊंगा, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर दैन, लगभग तुरंत ही जवाब आया। लेस देन, समझ गया। ग्रेटर दैन, आदमी ने ठहाका लगाया। जवाब शायद उसकी बेटी एवा ने भेजा होगा। अच्छा, टेकआउट आज ही है। थके हुए होने के बावजूद वह मुस्कुराते हुए खाने के स्टॉल की ओर बढ़ गया। नियो स्थिर रहा। उसने देखा कि जैसे जैसे वह जीवंत भीड़ में गायब होता गया, आदमी का आकार छोटा होता गया। वह था। नियो ने बोलना बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया। उसने खुद को विचलित करने के प्रयास में अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसका शरीर इस समय भी विकसित हो रहा था। एम्फेटिक बॉन्ड में ग्रेड 3 से ग्रेड 1 तक की रैंक अपने 2 सफलताओं को ट्रिगर किया था। उसके शरीर की हर कोशिका बार बार टूट रही थी। अपने जीवन तत्व पर उसकी महारत ने उसे लगभग तुरंत ही खुद को ठीक करने की अनुमति दी। साथ ही उसने अपने अंधेरे तत्व के साथ सफलता से अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित किया। अपने कुशल नियंत्रण के कारण नियो अपने आसपास या अपने कार्य पर ध्यान खोए बिना सड़क के बीच में ही सफलता से गुजर सकता था। एम्फेटिक बॉन्ड ग्रेड 1, प्रगति 98%, 98.01%। मुझे लगता है कि मुझे बेहतर वृद्धि के लिए किसी और पर कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता है।
नियो ने खुद से कहा। उसने कभी भी कौशल का अधिक उपयोग नहीं किया था, यही कारण है कि वह अब तक इस तरह के बुनियादी नियम से अनजान था। वह आदमी जागृत नहीं था, इसलिए उसकी भावनाओं को प्रभावित करना आसान था। उस तर्क से, मुझे उच्च श्रेणी के देवताओं की भावनाओं को प्रभावित करना मुश्किल लगेगा। अगर मैं उन पर कौशल का उपयोग करता हूं तो वे मुझे अच्छी प्रगति देंगे, उसने बड़बड़ाया। वह अपने कौशल के लिए जिन शक्तिशाली देवताओं को निशाना बना सकता था, वे थे। वेल्डोरा एक उम्मीदवार हो सकता है, नियो ने सोचा, लेकिन वह काफ़ी समय पहले अंडरवर्ल्ड में वापस आ गया है। क्या मुझे उससे मिलने जाना चाहिए? जब नियो अपने विचारों में डूबा हुआ था तो उसके सामने एक स्क्रीन उभरी। एलिजाबेथ पर अपने कौशल का उपयोग करें। उसकी ताकत के साथ आपके कौशल का सिर्फ एक सफल सक्रियण उसे अपने चरम पर पहुंचने में मदद करेगा। क्या? नियो ने भौहें सिकोड़ी। मैं अपने कौशल का उपयोग नहीं कर रहा हूं। उसे हर दिन बुरे सपने आते हैं। आप अपने कौशल से उसकी मदद कर सकते हैं और यह आपकी प्रगति के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन तुम ही कारण हो कि वह घायल है, नियो हारग्रेव्स। तुमने उसका इस्तेमाल किया और अब तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। स्फिंक्स के उत्तर तेजी से आए, जिससे नियो बीच वाक्य में ही रुक गया। अध्याय 377 तानाशाह का अतीत। दुर्भाग्य से उसकी बातें समझ में आईं। ठीक है, नियो ने जीभ चटकाते हुए कहा। उसने शैडो जंप सक्रिय किया और सड़क से गायब हो गया। कुछ मिनट बाद नियो अकादमी में दिखाई दिया। वह जल्दी से एलिजाबेथ के कमरे में गया। चूंकि अकादमी में महान देवताओं के विरुद्ध सुरक्षा उपाय थे, इसलिए वह बिना पकड़े चुपके से घुसने के लिए अपनी पैरागॉन रैंक की ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसे सामान्य रूप से चलना था। गेट पर मौजूद गार्ड ने नियो की पहचान जानने के बाद उसे प्रवेश की अनुमति दी। एलिजाबेथ के कमरे में पहुंचने पर उसने देखा कि अमेलिया अनुपस्थित थी। बेडसाइड लैंप की मंद रोशनी कमरे को एक हल्की चमक में नहला रही थी और हॉट मॉनिटर की लयबद्ध बीप ने सन्नाटे को भर दिया। लगता है कि स्फिंक्स ने यह समय इसलिए चुना क्योंकि अमेलिया दूर थी, नियो ने बड़बड़ाया। इस खबर से उसे राहत मिली। हालांकि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन वह अमेलिया का सामना नहीं करना चाहता था। वह एलिजाबेथ के अस्पताल के बिस्तर के पास गया। उसका चेहरा पीला था, उसके माथे पर बालों की लंटें चिपकी हुई थीं। उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जिससे उसकी बेचैनी का पता चल रहा था। नियो ने एक कुर्सी खींची और उसके पास बैठ गया। दिमाग पर आक्रमण, नियो ने चौंक कर कहा क्योंकि उसका कौशल सक्रिय नहीं हो पाया। यह एलिजाबेथ के दिमाग की रक्षा करने वाले एक शक्तिशाली अवरोध से घिरा हुआ था। वह क्या था? नियो ने आंखें खोलते हुए बुदबुदाया। उसकी सांसें उथली और असमान थीं। अगर वह अपने कौशल को निष्क्रिय करने में एक सेकंड भी देर करता तो उसे मानसिक हमला हो जाता। उसके पास एक दिमागी ढाल और एक जवाबी हमला तैयार है अगर कोई उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करता है। नियो की भौहें सिकुड़ गईं। तार्किक रूप से सोचे तो कोई भी श्रेष्ठ देवता ल्यूमिनेरा पर शक्ति का शिखर बहुत पहले से ही ऐसे जवाबी उपाय तैयार कर लेता। मुझे लगता है कि आप बिना सावधान रहे श्रेष्ठ पद पर नहीं पहुंच सकते। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से कौशल का उपयोग करने की कोशिश की। नतीजा वही रहा। पसीने की बूंदें नियो की गर्दन से लुढ़क गईं। सेकंड मिनटों में बदल गए। वह कोशिश करता रहा। अपनी त्वरित सजगता की बदौलत वह जवाबी हमलों से बचने में कामयाब रहा, लेकिन हर कोशिश एक पतली रेखा पर चलने जैसी थी। श्रेष्ठ देवता राक्षस हैं, ठीक है। मैं उसकी मानसिक सुरक्षा को बिल्कुल भी भंग नहीं कर सकता। उसने एलिजाबेथ को एक बार फिर से देखा। क्या मुझे एम्फेटिक बॉन्डर का उपयोग करना चाहिए? उसे यकीन नहीं था कि इस स्थिति में कौशल काम करेगा या नहीं। फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ एक बार फिर से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसकी हथेली पर ठंडी लग रही थीं। एक गहरी सांस के साथ नियो ने एम्फेटिक बॉन्डर को सक्रिय किया। उसकी भावनाएं उमड़ पड़ीं, एलिजाबेथ के अवचेतन में घुसने की कोशिश कर रही थीं। वह सफल रहा। हाँ, इस बार यह कैसे काम कर गया? नियो के शब्द अचानक बीच में ही रुक गए। एलिजाबेथ की मानसिक रक्षा ने दहाड़कर उसे पकड़ लिया। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि पहले रक्षा की अनुपस्थिति एक जाल थी, एलिजाबेथ द्वारा एक अवचेतन प्रयास। एलिजाबेथ के अचेतन मन ने उसकी आत्मा पर हर तरफ से दबाव डाला। नियो की आत्मा का रूप दबाव में टिमटिमाने लगा। अरे, वह इतनी शक्तिशाली क्यों है? एक शक्तिशाली आत्मा रूप होने के बावजूद उसने खुद को संघर्ष करते हुए पाया। उसकी आत्मा कुचली जा रही थी। उसने अपनी आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन एलिजाबेथ की मानसिक सुरक्षा ने उसे भागने नहीं दिया। मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। नियो ने समाधान के बारे में सोचने की कोशिश की। उसे स्फिंक्स के शब्द याद आ गए। एक वाक्य खास तौर पर उसके दिमाग में गूंज उठा। एलिजाबेथ को बुरे सपने आ रहे हैं। क्या तुम मुझे बता रहे हो? वह अनजाने में मुझ पर हमला कर रही है, बुरे सपनों की वजह से। इस एहसास ने उसे अचंभित कर दिया, लेकिन चकित रहने का समय नहीं था। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, उसने सोचा।
अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने से मृत्यु दर्दनाक थी, यहाँ तक कि उसके लिए भी। नियो कोई मासोकिस्ट नहीं था और उसे दर्द सहना अच्छा नहीं लगता था। अगर वह कर सकता तो वह दर्द रहित समाधान चाहता। अरे, कोई रास्ता नहीं है। बेहतर होगा कि इसका सामना पहले ही कर लिया जाए। दिमाग पर आक्रमण। नियो ने अपनी स्किल को सक्रिय किया, उम्मीद है कि वह इसे एम्फेटिक बॉन्ड के साथ इस्तेमाल करके एलिजाबेथ को शांत कर सकेगा। शायद तब वह उस पर हमला करना बंद कर देगी। चूंकि वह पहले से ही उसके अंदर था, इसलिए मानसिक सुरक्षा उसे रोक नहीं सकी। स्किल सक्रिय हो गई और नियो के आत्मा रूप के आसपास का दृश्य बदल गया। वह भव्य फर्नीचर वाले एक आलीशान कमरे में दिखाई दिया, हालांकि माहौल शांत नहीं था। एक लड़की, पतली और चोटिल, कमरे के कोने में दुबकी हुई थी। वह मुश्किल से 12 साल की लग रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उससे कम से कम 2 दशक बड़ा एक आदमी उसके ऊपर खड़ा था। उस आदमी का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। क्यों, तुम बहुत परेशान करने वाली हो, आदमी चिल्लाया। हर शब्द के बाद उसके बूट का उसके शरीर पर कठोर प्रभाव पड़ा। मैं बहुत। चुप रहो, उसने दहाड़ते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। नियो ने अपने जबड़े भींच लिए और हिलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। उसके आसपास का दृश्य अचानक बदल गया। अब वह एक पुराने, जीर्ण शीर्ण कमरे में खड़ा था। फटी हुई चादरों पर धूल जमी हुई थी और टूटे हुए फर्नीचर फर्श पर बिखरे पड़े थे। हवा बासी थी। लड़की, जो अब कुछ साल बड़ी हो गई थी, अकेली बैठी थी। उसका चेहरा स्क्रीन की मंद चमक से रोशन था। वह टेलीविजन पर राजकुमारी का शो देख रही थी। उसकी आंखें खोखली थीं, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। वह चौंक गई। एक आदमी शराब के नशे में धुत होकर अंदर घुसा। नियो का पेट उखड़ गया। इन यादों में लड़की एलिजाबेथ थी और वह आदमी उसका पूर्व पति था। नियो ने हिलने और हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम गया। तभी उसे लगा कि कोई विदेशी शक्ति उसे दबा रही है। एलिजाबेथ की मानसिक सुरक्षा ने उसे घुसपैठिया मान लिया था और उसे उसकी यादों में दखल देने से रोक रही थी। तनाव असहनीय था। एलिजाबेथ की अवचेतन इच्छा के बोझ तले अपने आत्मिक रूप को कुचलने से बचाने के लिए नियो की सारी ताकत खर्च हो रही थी। दृश्य फिर से बदल गया। नियो ने खुद को उसी कमरे में पाया। वह आदमी गायब था। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। एलिजाबेथ, जो अपनी किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में पहुंच चुकी थी और एक सुंदर महिला बन चुकी थी, थप्पड़ खाने के बावजूद उसके चेहरे पर आक्रोश था। एलिजाबेथ के अब पूर्व पति से मिलती जुलती लेकिन बहुत बड़ी उम्र की एक महिला ने एलिजाबेथ को घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? बड़ी महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, एलिजाबेथ ने जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? महिला चीखी, उसका हाथ एक बार फिर हवा में लहराया। उस क्रूर थप्पड़ ने एलिजाबेथ के गाल को लाल और सूजा हुआ कर दिया। उसके होठों के कोने से खून की एक पतली धार बह रही थी। नियो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और असहाय होकर देखने लगा। इस समय एलिजाबेथ जागी नहीं थी और उसकी सास, जो एक जागी हुई देवी थी, के थप्पड़ों में इतनी ताकत थी कि उसे असहनीय दर्द हो रहा था। तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए हैं। तुम्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अल्रिक नपुंसक है। महिला चिल्लाई। उसने एक हाथ से एलिजाबेथ के बाल पकड़े और जोर से खींचा। वे सही कह रहे हैं, एलिजाबेथ ने जवाब दिया। सालों तक लगातार दुर्व्यवहार सहने के बाद उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी भीख क्यों न मांगे, उसे फिर भी पीटा जाएगा। उसकी दलीलें हमेशा बहरे कानों पर पड़ती थीं। अब तक उसने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि डाकवुल्फ परिवार उसके देश का समर्थन करता था। लेकिन आज, बच्चे को भूल जाओ, मैं उस कमीने को कभी छूने नहीं दूंगी। बदमाश, तुमने मेरे बेटे को ऐसा शब्द कहने की हिम्मत कैसे की? इसके बारे में क्या? वह आदमी एक नपुंसक कमीना है, हर कोई जानता है। युवा, कोने में फंसी हुई और वर्षों के आक्रोश से अभिभूत, एलिजाबेथ बिना किसी रोक टोक के बोलती रही। बड़ी महिला ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया। अध्याय 378 तानाशाह का अतीत 2। उसने अपनी पूरी ताकत से एलिजाबेथ को थप्पड़ मारा। प्रभाव से एलिजाबेथ उड़ गई। उसका शरीर पास की एक कुर्सी से टकराया, जिससे वह पलट गई। लकड़ी के टूटने की तीखी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। एलिजाबेथ का गाल फट गया था और उसकी त्वचा का एक हिस्सा उखड़ गया था, जिससे कच्चा मांस बाहर निकल आया था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था, जिससे फर्श पर दाग लग गया था। दर्द में रोने के बजाय उसने अपना सिर उठाया और महिला को घूर कर देखा। महिला झेप गई। तुम कुतिया। महिला ने उसे फिर से मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन रुक गई। वह ये देख सकती थी, एलिजाबेथ उसकी बात सुनने के बजाय मरना पसंद करेगी। महिला का चेहरा मुनी हुई। वह एक कदम पीछे हटी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और वह चिल्ला रही थी। इसका इस्तेमाल खुद को ठीक करने के लिए करो। हम नहीं चाहते कि तुम आज की पार्टी में उस चेहरे के साथ एक राक्षस की तरह दिख। उसने अपनी स्थानिक सूची से एक कमज़ोर उपचार औषधि और एक छोटी सी किताब निकाली और उन्हें एलिजाबेथ पर फेंक दिया।
बोतल फर्श पर लुढ़क गई, एलिजाबेथ के पैरों के पास रुक गई। बिना एक और शब्द कहे महिला मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। जब उसके ऊंची एड़ी के जूते की आवाज़ दूर तक चली गई तो एलिजाबेथ ने अपनी नज़रें नीची कर लीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपने फटे गाल को छुआ और दृश्य बदल गया। फर्श पर खून के धब्बे सूख चुके थे। एलिजाबेथ का चेहरा पट्टियों में लिपटा हुआ था, जिस पर खून के हल्के निशान थे जो रिस रहे थे। महिला ने उसे जो उपचार औषधि दी थी वह कमज़ोर थी, जिसे समय के साथ धीरे धीरे काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एलिजाबेथ ज़्यादा शक्तिशाली उपचार औषधि का उपयोग नहीं कर सकती थी। वह कोई देवता नहीं थी। उसके शरीर में दिव्य ऊर्जा का भार बढ़ जाता। इससे वह फट जाती। एलिजाबेथ उस पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त थी जो महिला उसकी सास ने उसे कमज़ोर उपचार औषधि के साथ दी थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो हालांकि जम गया था और हिलने में असमर्थ था, लेकिन वह पुस्तक की सामग्री देख सकता था। एलिजाबेथ के अवचेतन मन के भारी दबाव के कारण उसने अपने जबड़े भींच लिए और पुस्तक पढ़ी। ये बच्चे के जन्म के लिए एक मंत्र था। इसमें जादू के माध्यम से जीवन बनाने की एक विस्तृत विधि थी। पुरुष और महिला अपनी आत्माओं के एक हिस्से को फाड़ देंगे और उन्हें अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ मिला देंगे। इस प्रक्रिया से भ्रूण का निर्माण होगा, जिसे तब तक विशेष अस्पताल कक्षों में पोषित और विकसित किया जा सकता है जब तक कि वह बच्चे के रूप में विकसित न हो जाए। पुस्तक में दावा किया गया है कि पूरी प्रक्रिया में केवल कुछ महीने लगेंगे। ये जादू नियो को इसके बारे में पता था। इस तरह से सदियों पहले से बच्चे पैदा होते रहे हैं। इसकी बदौलत महिलाओं को अब 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखने की ज़रूरत नहीं थी और प्रसव पीड़ा अतीत की बात हो गई थी। प्रजनन के लिए संभोग बहुत पहले से ज़रूरी नहीं रह गया था। ये वह जादू था जिसे बनाने में मैंने गया की मदद की थी, नियो ने सोचा। उस समय सामान्य तरीकों से बच्चे पैदा करना लगभग असंभव हो गया था। दृश्य फिर से अचानक बदल गया। तुमने जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सास ने एलिजाबेथ को घूर कर देखा। मैंने अपने गॉड ब्लड को नहीं जगाया है। मैं मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकती, एलिजाबेथ ने कहा, एक वास्तविक कारण बताते हुए, लेकिन फिर भी एक बहाना। तुम कुतिया हो। महिला ने अपना हाथ उठाया। हालांकि एलिजाबेथ की आंखों में नजर आने पर उसका हाथ हवा में जम गया। एलिजाबेथ डरी नहीं थी। सास ने अपना हाथ नीचे किया और थूका। या तो तुम जाग जाओ और मंत्र का उपयोग करो, या फिर अल्विक के साथ प्राकृतिक तरीके से करो। कैसे? एलिजाबेथ ने उपहास किया। वह इसे ऊपर भी नहीं उठा सकता है। हम दोनों जानते हैं कि उसने तुम्हें इसलिए नहीं छुआ है क्योंकि वह दूसरे लिंग को पसंद करता है, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। महिला के शब्दों ने एलिजाबेथ को डर से जमने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं उसे अल्टीमेटम दूंगी तो वह तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। इसलिए अपनी पसंद बनाओ। महिला के जाने से पहले एलिजाबेथ ने दांत पीसते हुए कहा, क्या बच्चा इतना ज़रूरी है? कि बच्चा ज़रूरी है। हमारी दुनिया खून के रिश्ते से बनी है, महिला ने ठंडे स्वर में कहा। हमने तुम्हें तुम्हारे खून के रिश्ते की वजह से खरीदा है। अब तुम अपना काम करो। एक बार फिर दृश्य बदल गया। एलिजाबेथ एक पालने के पास खड़ी थी। एलिजाबेथ की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि 2 या 3 साल बीत चुके हैं। पालने के अंदर मुश्किल से 1 महीने का बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। एलिजाबेथ ने भावशून्य चेहरा बनाए रखा। हालांकि जब वह बच्चे को देख रही थी तो उसकी आंखों ने उसकी असली भावनाएं प्रकट कर दीं। घृणा। ये तो बस एक जादू से पैदा हुआ बच्चा है, एलिजाबेथ ने बड़बड़ाते हुए कहा, मानो वह खुद को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही हो। पालने के अंदर बच्चा एलिजाबेथ की भावनाओं से पूरी तरह बेखबर था। नियो उसका आत्मा रूप अस्तित्व में और अस्तित्व से बाहर झिलमिलाता हुआ कमरे के कोने से देख रहा था। उसने एलिजाबेथ के चारों ओर बदली हुई हवा को देखा। यह एक अचूक संकेत था। उसने अपने ईश्वर को जगाया। वह लगभग 21 साल की उम्र में जागी। दूसरे शब्दों में, देर से जागी। इसका मतलब है कि उसके पास आसमान छूती प्रतिभा थी। इससे पता चलता है कि वह इतिहास में सबसे कम उम्र की महान देवता कैसे बनी। उसकी नज़र बच्चे पर गई। लगता है उसने बच्चे को जन्म देने के लिए मंत्र का इस्तेमाल किया। जब नियो ने देखा कि क्या हो रहा है तो उसके विचार अचानक रुक गए। एलिजाबेथ ने अपने हाथ हिलाए। वह पालने में पहुंची और बच्चे की गर्दन पकड़ ली। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत, दुख, पछतावा और उलझन। उसकी भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। एलिजाबेथ की नज़र बच्चे पर टिकी हुई थी। वह जानती थी, अंदर से, बच्चे ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने जन्म लेने के लिए नहीं कहा था, इन परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसे देखकर वह नन्हा प्राणी इतनी मासूमियत से वहां लेटा हुआ था, उसकी नफरत और भी बढ़ गई। उसके होंठ कांपने लगे और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस करने के लिए खुद से नफरत हो रही थी। आखिरकार घंटों के बाद एलिजाबेथ की पकड़ ढीली हुई। वह पालने से एक कदम पीछे हटी।
दबी हुई सिसकियों के साथ उसके कंधे कांपने लगे जब उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाईं और अब वह बच्चे को नहीं देख पा रही थी। दृश्य बदल गया। कुछ महीने बीत गए। एक बार मंद रोशनी वाला कमरा अब और भी ज्यादा चमकीला हो गया था। खुली खिड़की से दिन के उजाले की गर्म चमक आ रही थी और हवा में लवेंडर की हल्की खुशबू फैल रही थी। कमरे की देखभाल पहले से ठीक से नहीं की जा रही थी। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव एलिजाबेथ में था। वह पालने के पास बैठी थी। बच्चे के साथ खेलते हुए उसकी आंखें कोमलता से भरी हुई थीं। उसने जो कुछ हुआ उसके लिए बच्चे से नफरत न करने का फैसला किया, नियो ने महसूस किया। जब भी बच्चा हंसता और उसकी उंगलियां पकड़ने की कोशिश करता, एलिजाबेथ कैसे झिझकती, ये देखकर वह बता सकता था कि एलिजाबेथ को अभी भी सब कुछ भूलना मुश्किल लगता है। हालांकि वह कोशिश कर रही थी, मां बनने की पूरी कोशिश कर रही है। अध्याय 379 कौशल सहानुभूति बंधन और प्राइमोजेनिटर में महारत हासिल। दृश्य बदल गया। एक और स्पेल जनित बच्चा एलिजाबेथ के बगल में दिखाई दिया, जबकि पहला बच्चा एक प्यारी लड़की में बड़ा हो गया था। क्लारा और पॉल, नियो ने सोचा। दृश्य तेजी से बदलने लगे। नियो की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हुई और फिर से तेज हो गई। उसने अपने सामने कई घटनाएं घटित होते देखीं। एलिजाबेथ की असामान्य वृद्धि गति ने उसके ससुराल वालों को चौंका दिया। उसकी प्रतिभा का स्पष्ट प्रमाण द्वेष लेकर आया। ससुराल वालों को चिंता थी कि अगर वह और अधिक मजबूत हुई तो वह बदला लेने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके पति और अन्य लोगों के पास उसे एम्पायरियन रैंक पर पहुंचने के बाद जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जागने के 5 साल बाद एम्पायरियन रैंक, वह गति मुख्य कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक है, नियो ने सोचा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ससुराल वालों ने उसे बहुत मजबूत होने से पहले ही मार डालने की कोशिश की। आमतौर पर एम्पायरियन रैंक तक पहुंचने में 30 से 50 साल लगते थे। यह उचित शिक्षण और संसाधनों के साथ था जो एलिजाबेथ को कभी नहीं मिला। नियो का आश्चर्य तब और बढ़ गया जब उसने अगले दृश्य देखे। एलिजाबेथ तलाक के बाद अपने देश लौट रही थी। जिस जहाज पर वह यात्रा कर रही थी, वह दुर्घटनाग्रस्त लहरों के भार से चरमरा रहा था। काले बादल ऊपर छाए हुए थे और समुद्र की नमकीन गंध हवा में भर गई थी। अचानक समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। उनका नेता, एक धुल चुका महान देवता जो रक्तसागर अभियान के दौरान घायल हो गया था, आगे बढ़ा। उसकी खुरदरी उपस्थिति और खतरनाक आभा ने चालक दल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। अपनी चोटों के बावजूद वह एलिजाबेथ से कहीं ज्यादा मजबूत था। लेकिन जैसे ही सब कुछ खो गया, उसकी जुड़वां बहन आखिरी सेकंड में प्रकट हुई। जैसे ही वह आसमान से उतरी, एक चमकदार रोशनी चमक उठी। उसने समुद्री लुटेरों का काम जल्दी से निपटा दिया और जितनी जल्दी वह आई थी उतनी ही जल्दी चली गई। उसने गायब होने से पहले पोसेडॉन के त्रिशूल की प्रतिकृति और अपनी बेटी अमेलिया को एलिजाबेथ की देखभाल में छोड़ दिया, ये कहते हुए कि कुछ बहुत शक्तिशाली दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। अपनी बहन से मिलना चौंकाने वाला था। इसने एलिजाबेथ को कुछ एहसास कराया। एलिजाबेथ कमज़ोर थी। अगर वह ऐसी ही रही तो वह खुद की, अपने देश की या अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती थी। उसे और मजबूत होने की ज़रूरत थी। एलिजाबेथ ने अपने देश लौटने के बाद खुद को काम में डुबो लिया। जब वह प्रशिक्षण नहीं ले रही थी या देश के प्रशासन को संभाल नहीं रही थी, तो वह अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उनकी हंसी ही उसकी थकाऊ दिनचर्या से राहत देने वाली एकमात्र चीज़ थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी प्रतिष्ठा खराब होती गई। वे उसे तानाशाह कहते थे, लेकिन ये ठीक था। उसके बच्चे अभी भी उससे प्यार करते थे। उनका स्नेह उसका सहारा बन गया। उसे पता नहीं था कि उस पर एक अभिशाप लगा दिया गया था। ये तब तक निष्क्रिय रहा जब तक कि एक दिन यह अचानक बढ़ गया और लगभग उसकी जान ले ली। यदि वह सर्वोच्च पद पर न पहुंचती तो वह असहाय होकर मर जाती। एलिजाबेथ की ग्रेड 5 जागृत से ग्रेड 1 उत्कृष्ट तक की यात्रा में लगभग 10 साल लगे। दूसरों को ऐसा करने में सदियां लग गईं। वह उत्कृष्ट देवता बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति के रूप में जानी गई। उसकी उपलब्धियों ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। हालांकि उसकी कलंकित प्रतिष्ठा के साथ इसने उसके दरवाजे पर और अधिक दुश्मन ला दिए। एलिजाबेथ के पास ऐसी अफवाहों के लिए समय नहीं था। वह अभिशाप को टालने में बहुत व्यस्त थी। सब ठीक रहेगा। जब तक ये समय बीतता रहेगा, हम आखिरकार अपना खुशहाल परिवार पा सकेंगे। उसने खुद से फुसफुसाया। विद्रोह हुआ। उसके बच्चे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ हाँ। एलिजाबेथ अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर बार जब वह सांस ले रही थी तो उसके फेफड़ों में पत्थर घुस रहे थे। उसके कांपते हाथों ने आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। क्या वह ऐसे ही मरने वाली थी, अकेली, अपने बच्चों द्वारा धोखा खाई हुई और शापित, अपने लोगों द्वारा उपहासित? एक तानाशाह के लिए यह उचित अंत था, उसने सोचा। नियो ने अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे दृश्य को देखते हुए अपना जबड़ा भींच लिया। कुछ ही मिनटों में पॉल, एलिजाबेथ का बेटा, कमरे में प्रवेश करेगा।
नियो को ये पता था क्योंकि उसने खुद इस दृश्य का अनुभव किया था। धिक्कार है। नियो की पारदर्शी आत्मा मुश्किल से एक साथ टिकी हुई थी। वह टूटने ही वाला था, लेकिन उसका दिमाग किसी और चीज़ पर केंद्रित था। वह एलिजाबेथ की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया था। मेरे साथ मत बकवास करो, नियो ने अपने दांत पीसते हुए सोचा। उसकी आत्मा का रूप हिंसक रूप से टिमटिमा रहा था। चूंकि वह मरने वाला था, इसलिए वह अपनी मर्जी से ऐसा करेगा। एलिजाबेथ की मदद करने के लिए अपने अंतिम क्षणों का उपयोग करके। अरे, नियो ने पुकारा, अपने शरीर को हिलाने के लिए मजबूर किया। आप कैसे हैं? जैसे कि अचानक उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ, एलिजाबेथ उसकी ओर मुड़ी। उसकी सुस्त, लाल आंखें ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उसकी अभिव्यक्ति में भ्रम और हल्की पहचान का मिश्रण था। आप कौन हैं? उसने पूछा। वह मुझे सपनों में नहीं पहचानती, नियो को एहसास हुआ। यह शायद नियो के दिखने के कारण था, एक आधा पारदर्शी, आधा टिमटिमाता हुआ प्रकाश का आकार। यह एक अच्छा अवसर है, उसने सोचा। उसके होंठ एक फीकी, दृढ़ मुस्कान में मुड़े, भले ही वह दर्द से गुजर रहा था। मैं तुम्हारी संरक्षक परी हूँ, उसने कहा। लेकिन तुम एक आदमी की तरह लग रहे हो, एलिजाबेथ ने बड़बड़ाया। मैंने सोचा था कि परियां औरतें होती हैं। अगर वह मजाक करना शुरू कर रही थी तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा उथल पुथल और दर्द में रहा होगा। या अभिशाप उसके दिमाग को प्रभावित करने लगा था और उसकी समझदारी को कुतर रहा था। लेकिन उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी तब मैंने तुम्हें देखा था। और जब एलिजाबेथ ने बोलना बंद कर दिया। बात करना उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। उसने अपनी संरक्षक परी को देखने के लिए अपनी आंखें जोर से खोलने की कोशिश की। वह एक मानव रूपी प्रकाश के रूप में दिखाई दिया, टिमटिमाता हुआ और अधूरा। एक प्रकाश जो जाहिर तौर पर एक परी था, लेकिन किसी कारण से एक आदमी की तरह लग रहा था। एलिजाबेथ ने ठहाका लगाया। पास की मेज पर मोमबत्ती की मंद रोशनी ने उसके दुबले चेहरे पर टिमटिमाती हुई परछाइयां डालीं, जिससे उसकी मुस्कान थकी हुई और कड़वी दोनों लग रही थी। क्या तुम मुझे ये बताने के लिए यहाँ हो कि मेरे मरने का समय आ गया है? उसने पूछा। नहीं, प्रकाश। नियो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथों को धीरे से पकड़ लिया। एलिजाबेथ को हिलाने और शारीरिक रूप से छूने से उस पर दबाव 100 गुना बढ़ गया। ये तुम्हारे मरने का समय नहीं है, उसने कहा, जितना संभव हो सके खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। क्यों नहीं? उसने आगे बोलने से पहले एक कठिन सांस ली। मैं जीने वाला नहीं हूं, कुछ घंटों से ज्यादा नहीं। तुम जियोगे? क्या तुम मुझसे ये वादा कर सकती हो, संरक्षक परी? हाँ, शायद परी के शब्दों में पूर्ण निश्चितता को महसूस करते हुए एलिजाबेथ मुस्कुराई। सपना जम गया और दुनिया काली हो गई। क्या हुआ? नियो के शब्द कट गए और उसकी आत्मा का रूप बिखर गया। वह अपने भौतिक शरीर में जाग उठा, पसीने से भीगा हुआ। मैं जिंदा हूं। उसने अपने कांपते हाथों को देखा। ऐसा लगता है कि आत्मा के रूप को नुकसान पहुंचना मौत के समान नहीं है। उफ! उसने कराहते हुए अपना सिर पकड़ लिया। धीमी धड़कन जल्दी ही जलन भरे दर्द में बदल गई। उसे लगा जैसे उसके दिमाग को चीरकर उसमें सुइयां चुभोई जा रही हों। एम्पैथिक बॉन्ड ग्रेड 1 प्रगति 98% 100% एम्पैथिक बॉन्ड में महारत हासिल कर ली गई है। 4 एवोल्यूशन पाथवे अनलॉक हो गए हैं। और स्क्रीन दिखाई दी। उनकी रोशनी ने कुछ देर के लिए अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया। प्राइमोजेनिटर ग्रेड 1 प्रगति 98% 100% प्राइमोजेनिटर में महारत हासिल कर ली गई है। 4 एवोल्यूशन पाथवे अनलॉक हो गए हैं। नियो ने भौहें सिकोड़ी। कौशल प्रगति बढ़ गई है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं उसकी भावनाओं को प्रभावित करने में सक्षम था? उसने तेज सिरदर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और अपने कौशल से एलिजाबेथ की ओर देखा। उसकी मानसिक सुरक्षा ने उसके दिमाग की रक्षा की, लेकिन वे अब पहले की तरह उस पर आक्रामक रूप से हमला नहीं करते। लगता है उसका दुष्स्वप्न बंद हो गया, उसने सोचा। जैसे ही उसने उसके सोते हुए रूप को देखा, उसकी नज़र नरम पड़ गई। अध्याय 380 सहानुभूति बंधन और प्राइमोजेनिटर के विकास पथ। उसकी छाती के हल्के से उठने और गिरने से उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने वादे को याद करते हुए। तुम जीवित रहोगे। जब वह विचारों में डूबा हुआ था, उसके पीछे अंतरिक्ष तत्व घूम रहे थे। हवा झिलमिलाती और मुड़ती हुई एक पोर्टल के रूप में बनी, जिसने कमरे के चारों ओर एक हल्की चांदी की चमक बिखेरी। प्रिंसिपल की गुड़िया अंदर से निकली। गुड़िया का चीनी मिट्टी का चेहरा झुकते समय भावहीन रहा। नियो हारग्रेव्स, हमें मास्टर ने आपको एक प्रशिक्षण कक्ष की ओर ले जाने का आदेश दिया है। तुम वहां अपनी सफलता पूरी कर सकते हो। अल्पविराम। एलिजाबेथ का ड्रीम स्पेस। एक खाली अंधेरी आवाज में, राख जैसे सफ़ेद बाल और खून से लाल आंखों वाली एक आकृति अपने घुटनों को छाती से सटाकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी नींद में लग रही थी। दिनों से उसे जो बुरे सपने सता रहे थे, वे अचानक बंद हो गए थे। उसकी बदौलत उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। संरक्षक परी, उसने नींद में बड़बड़ाया।
अपनी यादों में वह एक संरक्षक परी को अपने पूरे जीवन में देखती हुई देख सकती थी। जब वह एक बच्ची थी, जब वह रोती थी, जब वह अकेला महसूस करती थी, जब वह असहाय महसूस करती थी, वह कभी भी अकेली नहीं थी जैसा कि वह मानती थी। संरक्षक परी हमेशा उसके साथ थी। अल्पविराम। डेमिगॉड अकादमी। ठीक है, नियो खड़ा हो गया। उसने गुड़िया का पीछा करने से पहले एलिजाबेथ को एक आखिरी बार देखा। घूमती हुई ऊर्जा ने उसे घेर लिया और एक पल में वह वहां पहुंच गया, एक बड़े खाली प्रशिक्षण हॉल में। कमरा बहुत ही भव्य था, जिसकी मोटी काली दीवारें ध्वनि को अवशोषित करती थीं और लगभग अविनाशी लगती थीं। हवा में जादुई वार्डों की हल्की सी गूंज से पता चलता था कि जगह को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सावधानी बरती गई थी। स्फिंक्स ने प्रिंसिपल से कहा होगा कि मेरे लिए जगह तैयार कर दो। मुझे उस कमीने से अपनी स्टेटस स्क्रीन छिपाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो उसे हमेशा मेरी प्रगति के बारे में पता रहेगा। नियो ने अपने विचारों को साफ किया, खुद को केंद्रित करने के लिए गहरी सांस ली। वह ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और अपनी स्थिति को प्रकट करने की इच्छा की। जोरदार बंधन विकास पथ 1। सहानुभूतिपूर्ण प्रतिध्वनि। उपयोगकर्ता दूसरों पर भावनाओं या विचारों की एक स्थायी छाप छोड़ सकता है, एक प्रतिध्वनि बना सकता है जो बंधन टूटने के बाद भी उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका उपयोग साहस को प्रेरित करने, डर पैदा करने या सूक्ष्म सुझाव देने के लिए किया जा सकता है। 3 बार स्टैक किया जा सकता है। 2। सहानुभूतिपूर्ण आवरण। उपयोगकर्ता सहयोगियों के साथ एक विशेष बंधन बना सकता है और अपने बंधन का उपयोग अपनी या अपने सहयोगी की भावनाओं को छिपाने के लिए कर सकता है, जिससे वे सहानुभूतिपूर्ण या मन पढ़ने की क्षमताओं के लिए अदृश्य हो जाते हैं। ये जादुई या आध्यात्मिक पहचान से उनकी उपस्थिति को छिपाने तक भी विस्तारित हो सकता है। अधिकतम बंधन 3। सहानुभूतिपूर्ण पारलौकिकता। सहानुभूतिपूर्ण बंधन एक ऐसे स्तर तक विकसित होता है जहां उपयोगकर्ता गैर मानव संस्थाओं जैसे कि जानवरों, आत्माओं या यहां तक कि पर्यावरण से भी जुड़ सकता है। यह एमसी को प्रकृति के साथ संवाद करने, आध्यात्मिक सहयोगियों को बुलाने या उनके आसपास की दुनिया की शक्ति का दोहन करने की अनुमति दे सकता है। 4। आत्माबद्ध वाचा। उपयोगकर्ता शपथ ले सकता है, वाचा को तोड़ने के गंभीर परिणाम होंगे। अधिकतम 5। नियो को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सभी कौशल शीर्ष स्तर के थे। सहानुभूतिपूर्ण प्रतिध्वनि उसे किसी व्यक्ति के विचारों को चुपके से बदलने की अनुमति देगी। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि कैसे यह उपयोगी था। जहां तक एम्पैथिक व्हील की बात है, उसे इसकी मन रक्षा करने वाली क्षमता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उपस्थिति को छिपाने की क्षमता एक बहुत बड़ा बोनस थी। ये चुपके मिशनों या पता लगाने से बचने के लिए अमूल्य हो सकता है। एम्पैथिक ट्रांसेंडेंस अधिकांश भाग के लिए एक विफलता थी। नियो ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ी, अपने सामने तैरते हुए कौशल विवरणों पर नजर डाली। वह अपने इरादे से जानवरों और आत्माओं के साथ मोटे तौर पर संवाद कर सकता था। ये कौशल विवरण का अंतिम भाग था जिसने उसे आकर्षित किया। पर्यावरण का यहाँ क्या मतलब है? नियो ने सोचा, क्या इसका मतलब है कि अगर मैं इस कौशल का उपयोग करता हूं तो मैं एलिमेंटल से बात कर सकता हूं? अगर यह सच था तो ये कौशल बहुत शक्तिशाली था। कोई भी व्यक्ति उन संबंधों का उपयोग नहीं कर सकता था जिनके साथ वह पैदा हुआ था। नियो सिस्टम और ट्रू डार्कनेस से अतिरिक्त संबंध प्राप्त कर सकता था। हालांकि उसे नहीं पता होगा कि सिस्टम पुरस्कार क्या और कब आएगा, और ट्रू डार्कनेस के साथ निष्कर्षण भाग्य पर निर्भर करता था। लोग उन तत्वों के अलावा अन्य तत्वों से संवाद नहीं कर सकते जिनके साथ उनका संबंध है। 0। मुझे लगता है कि अगर मैं ये कौशल हासिल कर लूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह नियो को सभी तत्वों का उपयोग करने की अनुमति देगा जब तक कि वह तत्वों के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। ये जोखिम भरा था लेकिन शक्तिशाली था। सोलबाउंड वाचा भी उपयोगी है, उसने सोचा। अगर मैं इस कौशल का उपयोग करता हूं तो मुझे किसी के अपने शब्दों से पीछे हटने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। नियो ने फिलहाल कोई भी निर्णय लेने से मना कर दिया और अपना ध्यान प्राइमोजेनिटर के लिए विकास पथों पर केंद्रित कर दिया। प्राइमोजेनिटर विकास पथ 1। स्वॉर्डसमास्टर। उपयोगकर्ता की तलवारबाजी को बेजोड़ स्तर तक बढ़ाता है, जिससे उनकी जन्मजात प्रतिभा और तलवार तकनीकों की समझ दोनों में 1000% की वृद्धि होती है। 2। क्राउनलेस किंग। सिंहासन के बिना एक शासक। यह विशेषता अधिक अधिकार का प्रतीक है और वफादारी को ताकत में बदल देती है। हर व्यक्ति जो आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता है, उसकी क्षमताओं का एक हिस्सा आपके पास आ जाता है। 3। वॉमोंगर। अकेले सामना किए जाने वाले हर अतिरिक्त दुश्मन के लिए क्षमताओं में 0.01% की अस्थायी वृद्धि। स्टैकेबल। 4। बैटलबॉर्न। उपयोगकर्ता की सभी क्षमताओं को स्थायी रूप से बढ़ाना, जिसमें प्रतिभाएं और महारत शामिल हैं। हर उस दुश्मन के लिए 0.01% की वृद्धि जो वे पराजित करते हैं जो उनके बराबर या उनसे अधिक शक्तिशाली है। नियो ने कौशल विवरण देखा। स्वॉर्डमास्टर सरल है, ये नाम के अनुसार ही काम करता है और यह शक्तिशाली है। ये कौशल उसे अपनी युद्ध क्षमताओं को निखारने में मदद करेगा।
उसने अपनी नज़र नीचे की और क्राउनलेस किंग विशेषता को देखा। मैं उन लोगों से क्षमताएं प्राप्त कर सकता हूं जो मेरे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं। ये बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मन में तुरंत सवाल उठने लगे। मैं कितने लोगों से जुड़ सकता हूँ? मैं उनसे कितनी योग्यताएं प्राप्त कर सकता हूँ? 1% या 100%? क्या होगा अगर वे मेरे प्रति वफादार न हो या अगर वे मुझे धोखा दें? क्या मुझे कोई प्रतिक्रिया मिलेगी? बहुत सारे अज्ञात थे। नियो ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। कौशल विवरण में उन लोगों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था जो उसके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा कर सकते थे। शायद मैं इस कौशल का उपयोग अनंत लोगों के साथ कर सकता हूँ। अगर यह सच होता तो यह एक अद्वितीय योग्यता होती। भले ही मुझे हर लक्ष्य से केवल 0.001% योग्यताएं ही क्यों न मिलें, फिर भी यह अविश्वसनीय होगा। सिर्फ ल्यूमिनेरा महाद्वीप में खरबों लोग हैं। उनमें से आधे पर भी कौशल का उपयोग करने से मैं अभी की तुलना में असीम रूप से अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। नियो की नज़र अगले कौशल पर चली गई। युद्ध प्रेमी। इसका विवरण भी काफ़ी हद तक अपने आप में स्पष्ट है। मैं जितने अधिक दुश्मनों का सामना करता हूँ, मैं उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता हूँ। उसने भौहें सिकोड़ीं, लेकिन ये बढ़ावा केवल अस्थायी है। इसके बाद चौथी विशेषता ने उसका ध्यान खींचा। ये वॉमोंगर के समान था, लेकिन इसकी एक अधिक विशिष्ट शर्त थी। इसके लिए मुझे उन विरोधियों को हराना होगा जो मेरे जैसे या उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं, और मैं अपनी प्रतिभा, महारत और आंकड़े बढ़ा सकता हूँ। इस तरह से दुश्मनों को हराना आसान नहीं है। जबकि यह कौशल सरल और मजबूत लग रहा था, इसे मैदान पर इस्तेमाल करना मुश्किल और समय लेने वाला होगा। जब वह मौन चिंतन में बैठा था तो जादुई इंटरफेस की हल्की गुनगुनाहट जारी रही। विवरणों की चमक उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प को उजागर कर रही थी।